हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 टू 12th। मतलब यहां पे कुछ वीडियोस देखने के बाद किसी भी तरीके के गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आप तक पहुंचाते हैं सभी सब्जेक्ट्स के क्वालिटी कंटेंट्स वीडियो लेक्चर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमारी पूरी टीम आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ में मिल रही है और आपके सारे कंसेप्ट, आपके सारे दिक्कत परेशानियों को दूर कर रही है। और जैसा कि आपको पता है, हम मिलते हैं अपने भौतिकी के साथ में, तो आज हमारे पास भौतिकी से ही रिलेटेड कुछ पोर्शंस हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। जो पुराने सालों में हमारे बोर्ड में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, हम उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको हम पर है विश्वास और हमें आप पर है पूर्ण विश्वास, तो हम जरूर होंगे कामयाब। इसी के तहत स्टार्ट कर लेते हैं हम आज का ये सेशन, जहां पर हम देखने वाले हैं 2020 में सीबीएसई ने जो क्वेश्चंस पूछे थे। चूंकि हमारा विज्ञान का प्रश्न पत्र आता है, भौतिकी का अकेला नहीं, किंतु विज्ञान के प्रश्न पत्र में भौतिकी का अपना एक पोर्शन होता है। हम यहां पे चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ 2020 के क्वेश्चन पेपर में जो भौतिकी के सेक्शन में आए थे उनकी। इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं अपने पहले सेट की, प्रथम सेट जो था उसकी हम ये चर्चा करने वाले हैं। मतलब भौतिकी में 2020 में जो प्रथम सेट आया था, हम उसकी पूरी चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, ये आपको हेल्पफुल होगी जो अभी अपकमिंग आपके एग्जाम्स आ रहे हैं उसमें, कि भाई जब हमें पता चल चुका है, हम पूरा देख चुके हैं कि हमारे कंसेप्ट वीडियोस में सब कुछ टॉपिक्स को हम उसके बाद देख चुके हैं, क्या भाई रिवीजन वीडियोस को हमने उसके बाद देख लिया, एग्जाम्पलर्स के वीडियोस को हमने उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लिए, हम सब कुछ तो कर चुके हैं। अब किसकी बारी आती है? तो अब बारी आती है उन एक्चुअल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की जो कि हमारे बोर्ड में पहले ही पूछे गए थे। मतलब हमसे पहले वाले लोगों ने जिन्होंने पेपर को अटेम्प्ट किया था, उनके सामने किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे और उसके आंसर्स कैसे बनाएं ताकि हम और बेहतर मार्क्स कर सके। उनसे भी बेहतर मार्क्स हमको लेकर के आनी है। आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन, है ना, लगातार जो पिछले साल के रैंक्स होते हैं, पिछले साल के जो मार्क्स आए होते हैं, उसमें इंप्रूवमेंट ही आता है। उसके अगले साल अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स उस मार्क्स को भी क्रॉस करते चले जा रहे हैं। अब तो फुल आउट ऑफ फुल भी आने लगे हैं, तो हम भी बिल्कुल तैयार हैं फुल आउट ऑफ फुल के लिए। और इसीलिए हम लेकर के आए हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। अगर इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम जब अभी सॉल्व करना शुरू करेंगे और आपको पूरी बन रही होगी, ऑब्वियसली पूरी बनेगी भी, क्योंकि आपने सब कुछ कर रखा है, इसकी पूरी तैयारी कर रखी है, आप मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में जुड़े हैं, तो आपकी पूरी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। तो भाई इस क्वेश्चन को देखने के बाद में आपको पता भी चल जाएगा कि हां, एक्चुअल में अगर मैं पेपर में बैठा होता तो मुझसे तो पूरे क्वेश्चंस बन रहे थे, मेरी पूरी तैयारी थी, मैं फुल आउट ऑफ फुल लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं हम आज के पहले प्रश्न के साथ में। और हम एक और चीज देखेंगे कि इसमें हम जितने भी क्वेश्चंस को कवर करेंगे, वो क्वेश्चंस आप पाएंगे कि जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज की थी, उसके अंतर्गत ये सारे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिल गए थे। मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज थी, इसके अलावा और भी जो क्वेश्चंस हम लोगों ने करे, एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन करे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करे, उन सब में से ही ये पूरा आया है। मतलब हम तो पहले ही कर चुके हैं, अब तो हमको सिर्फ चेक करना है कि भैया जो हमने किया था वो हमको बन रहा है या नहीं। तो चलिए ना, चेक करते हैं ना हम। आइए सबसे पहले प्रश्न पे चलते हैं। चूंकि हमारे बोर्ड के पेपर में ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी थे, और हमारे कुछ क्वेश्चंस वन वर्ड में भी हैं, और इसके साथ ही साथ हमारे कुछ क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर्स में आते हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप में। तो हम सभी प्रकार की चर्चा यहां पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम छोटे क्वेश्चंस को उठा लेते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है उसको उठाते हैं, फिर हम आ जाएंगे बाकी के क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, परावर्तन के नियम लागू होते हैं। भाई परावर्तन के नियम कहां लागू होते हैं? तो पहली बात तो ये कि जो परावर्तन का नियम है, ये सभी सतहों पर लागू होता है। क्या? सभी सतहों पे। कैसे सतह? भाई यहां पे कह रहा है केवल समतल, नहीं भाई, सिर्फ समतल पे नहीं, समतल पे होता है, समतल दर्पण पे परावर्तन का नियम लागू होता है, ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन केवल ना भाई ना, ये नहीं हो सकता। अवतल दर्पणों पे ये भी सत्य है, यहां पर भी परावर्तन का नियम लागू होता है, लेकिन केवल अवतल, ये भी गड़बड़ सी बात। अच्छा, केवल उत्तल, तो भाई उत्तल पे होता है, केवल नहीं। अर्थात
सभी परावर्तक पृष्ठों पे, कोई सा भी पृष्ठ हो, सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि आपको एक ये रेगुलर सरफेस है ना, यहां से प्रकाश की किरण आपतित हुई, आपतन के पश्चात ये परावर्तित हो गई, यहां पे हमने बना दिया क्या, अभिलंब, तो यहां अभिलंब पे दो कोण बनता है, एक थीटा आई और इधर में थीटा आर, है ना, आपतन कोण और परावर्तन कोण। यहां पे क्या दिख रहा है, आपतन कोण और बराबर परावर्तन कोण, ये यहां पर भी लागू होगा, मतलब रेगुलर सरफेस पे भी। और अगर सरफेस ऐसा इर्रेगुलर हो गया, ये सरफेस कैसा दिख रहा है आपको, इर्रेगुलर, मतलब उबड़ खाबड़ सा ऐसा सरफेस देख रहे हैं, तो यहां पर भी ये लागू होगा। अगर हम यहां पर भी एक प्रकाश की किरण को, एक प्रकाश पुंज को, मान लीजिए एक प्रकाश पुंज यहां से आ रही है, तो यहां से टकराने के पश्चात यहां पे बन जाएगा अभिलंब और इतने ही डिग्री का कोण बना करके निकल जाएगी। अर्थात यहां पर इसको कह देता हूं मैं थीटा आई, इसको कह देता हूं मैं थीटा आर, मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण देखने को इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा और इसमें भी मिलेगा। अर्थात क्या हुआ कि भाई परावर्तन का नियम सभी पृष्ठों पे लागू होता है, जितने प्रकार की सतह होंगी, जितने प्रकार के तल होंगे, उन सभी तलों पे, उन सभी पृष्ठों पे ये लागू होगा। ठीक है, चलिए, तो भाई इसका आंसर मिल चुका है। चलिए हम चेक भी कर लेते हैं, हाँ डी ही हमारा आंसर है। चलिए भाई, तो बढ़ जाए हम अपने अगले प्रश्न पे। आपको ये बना था ना, बिल्कुल सही, आपको बिल्कुल बना होगा क्योंकि आपने पूरा करा हुआ है भाई। सेकंड पे आते हैं हम। सेकंड क्या कहता है, जब किसी बिंब को किसी अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, यह प्रतिबिंब होता है। यह तो हमको मदद भी कर चुका, पहले ही कह दिया भैया पीछे बनता है। अब दर्पण के पीछे कोई चीज बनेगा तो क्या वो रियल होगा, क्या वास्तविक होगा क्या? तो आप कहेंगे नहीं, दर्पण के पीछे तो कुछ होता ही नहीं है, जगह ही नहीं होती। तो दर्पण के पीछे अगर बन रहा है इसका मतलब क्या है, वो आभासी है, सिर्फ प्रतीत हो रही है कि दर्पण के पीछे है, लेकिन भैया दर्पण के पीछे कुछ भी नहीं है। मतलब कि जो प्रतिबिंब बनेगी वो कैसी बनेगी, आभासी। और आभासी के साथ में आपको सिखाया हुआ है कि जैसे ही शब्द आ जाए आभासी तो सीधा चिपक के आएगा उसके साथ। आभासी है तो सीधा है, आभासी है तो सीधा है, और वास्तविक होगी तो उल्टा होगी। तो सीधा तो समझ में आया कि भाई ये कैसी बन रही है, सीधा। सीधा है इसका मतलब क्या भाई, आभासी सीधा। पीछे बन रही है ना, तो कैसी बन रही है, आभासी। आभासी है मतलब सीधी है। ये रहा उसके लिए डायग्राम कि भैया ये जो किरण थी यहां से इसको आगे की तरफ जब बढ़ेंगे तो दो पॉइंट्स निकलती हैं। एक पॉइंट यहां से होकर के जाएगी और ये बराबर का कोण बना के देखिए, यहां पे आई बराबर आर बिल्कुल बनाती हुई निकल जाएगी। और दूसरी जो होगी वो प्रकाशिकीय जो हमारा सेंटर होता है, वक्रता केंद्र है, उससे होकर के जाएगी। तो वक्रता केंद्र वाली किरण भी इधर आगे की तरफ ये बढ़ेगी, यहां से 90 डिग्री पे जाने के बाद वापस उसी रास्ते पे लौट आती है। हम सभी को पता है कि केंद्र से परिधि को जोड़ने वाली जो रेखा होती है वो त्रिज्या होती है और हमेशा परिधि पे 90 डिग्री होती है। तो भाई 90 डिग्री पे अगर इंसिडेंट होगा, 90 डिग्री पे आपतित होगा, तो परावर्तित भी तो 90 डिग्री पे ही होगा ना। तो जो सीधी जाएगी वो सीधी आ जाएगी। यही दो किरणों से मिलाकर के किरण आरेख पूरे बने हैं। तो भाई क्या करें, ये किरण वापस चली गई, ये किरण भी यहां से वापस निकल आई। अब क्या करेंगे, तो आगे की तरफ तो ये दोनों मिलने से रहे, ऐसा ये फैलता चला जा रहा है। तो क्या कर दूं मैं, तो मैंने कहा भैया इसको पीछे ले चलिए। तो पीछे ले आए, कैसे, डॉट डॉट डॉट, इसको एक्सटेंड किया पीछे की तरफ, डॉट डॉट डॉट। तो यहां पे मेरे को मिल गया क्या, यहां पे मिल गई मुझे प्रतिबिंब। अब ये प्रतिबिंब कैसी है भाई, तो एक तो समझ में आ रहा आभासी है और उल्टा तो हो ही नहीं रही ना। ये कोई भी प्रतिबिंब ये ऊपर है, ऊपर ही है। अगर ये नीचे आ जाती तो उल्टी हो जाती, लेकिन ये नीचे तो है नहीं, ऊपर ही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रतिबिंब जो होगा वो आभासी होगा और सीधा होगा, आभासी और सीधा। तो चलिए भैया चेक कर ले क्या आंसर, बिल्कुल सही, आभासी और सीधा। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 3 के ऊपर। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा। लघुपथन आपको पता है शॉर्ट सर्किट, कि भैया आपने पॉजिटिव को मतलब लाइव वाले वायर को सीधे उठा करके और नेगेटिव वाले वायर के साथ में जोड़ दिया। मतलब ये हमारा स्विच बोर्ड की जो सॉकेट होता है आपने देखा होगा, ये लाइव है, ये पॉजिटिव, ये लाइव हो गया और ये नेगेटिव। आपने उठाया और इसको सीधे सीधे यहां से कनेक्ट कर दिया। इसी को कहते हैं हम क्या, लघुपथन। अब करंट तो हमेशा से ही चाह रहा है ना कि शॉर्ट जो ऐसा रास्ता मिले जिसमें कि ऐसा रास्ता जिसमें कि प्रतिरोधक कम हो, कम रेजिस्टेंस हो, है ना। लो रेजिस्टिव पाथ को हमेशा ही वो फॉलो करता है, कम रेजिस्टेंस वाले पाथ को हमेशा फॉलो करता है। तो ये लो रेजिस्टिव पाथ को फॉलो करेगा, है ना। आप इसी में से एक ऐसा लेकर के गए हैं और मान लीजिए यहां पे आपने एक बल्ब जलाया
और इसको वापस ले आकर के इसमें जोड़ दिए, तो ये बल्ब वाले में से जाने की कोशिश करे कि यहीं से चले जाए। भाई बल्ब में तो यह प्रतिरोध है, तो ये तो उच्च प्रतिरोध हो गया, निम्न प्रतिरोध, तो हमेशा निम्न प्रतिरोध से जाएगा। तो क्या होगा, इसमें जो विद्युत धारा होगी वो निरंतर विचरण करेगी, परिवर्तित नहीं होती, अत्यंत कम हो जाती है। भाई ये तीनों ही नहीं, क्या अत्यधिक बढ़ जाती है। क्या हो जाएगा, विद्युत धारा अत्यधिक बढ़ जाती है। ठीक है, डी ऑप्शन। आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे। अच्छा, ऐसे भी क्वेश्चन हमको दिए जाते हैं और बड़े ही मजेदार क्वेश्चन होते हैं। ये देखते से ही हमको ऐसा लगता है कि भैया इसमें तो आ गया न्यूमेरिकल्स, अब तो भैया गए हम, कैसे करेंगे सॉल्व, कैसे बनेगा ये। तो भैया घबराना ही नहीं होता, न्यूमेरिकल्स जरूर दिख रहा है आपको, नंबर्स दिखते हैं तो हम समझ लेते भैया न्यूमेरिकल आ गया। लेकिन ऐसा भी तो होता है ना, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड भी तो हो सकते हैं। सिर्फ आप एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और आंसर बन जाएगा, शायद आपको करने की भी जरूरत नहीं पड़े, पेन ही नहीं चलाना। चलिए ना देखते हैं करके। आइए, 100 वाट और 40 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में, है ना, किसमें, श्रेणी क्रम में, समांतर में नहीं, श्रेणी में। ठीक है, तो भैया जोड़ लेते हैं। एक 100 वाट का बल्ब हो गया और ये एक 40 वाट का, ये हो गया भाई 100 वाट और ये हो गया 40 वाट। ठीक है, आप इसका आंसर पाने के बाद देखेंगे कि पेन भी नहीं चलाना, मैं तो एक्सप्लेन करना इसलिए पेन चला रहा हूं, आपको तो बिल्कुल नहीं, आप अब तक आंसर कर भी चुके होंगे। क्या है भाई, 100 वाट और 40 वाट के दो बल्ब श्रेणी में संयोजित है। 100 वाट के, है ना, ये जो 100 वाट का है इसमें से 1 एम्पियर की धारा जा रही है। तो पूछा जा रहा है कि 40 वाट वाले में से कितने एम्पियर की धारा जाएगी। अब बताइए, कोई क्वेश्चन है ये? क्या है भाई, हमने आपको सिखा रखा है कि भाई सीरीज में करंट सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होता है, श्रेणी में करंट जो होता है, धारा जो होती है सेम होती है, वो नहीं बदलती, पैरेलल में बदलेगी। कारण भी सिखा रखा था कि भैया करंट, पानी समझा करें इसको कि भैया पानी प्रवाहित करनी है, और किससे, पाइप से। अब एक बात बताइए ना, एक ही पाइप है ये, एक यहां पे कुछ रुकावट है और एक यहां पे कोई रुकावट है, तो इसमें से जाने वाला जो पानी होगा वो तो सेम होगा कि अलग अलग। दूसरा भी बना देता हूं, एक और तरीका है मेरे पास पानी ले जाने के, ऐसे तरीके, ये इधर से चला गया पानी, ये यहां से भी चला गया पानी, कुछ पानी जो है ये ऐसा नीचे से होकर के जा रहा है। अब बताइए इसमें क्या होगा, इसमें जो पानी आएगा उसके लिए कितने रास्ते बन गए, W1, W2, W3, यहां पे कितना रास्ता है, W, यहां पे भी जाएगा भाई W। तो वैसे ही करंट को जाने के लिए I अगर मान लीजिए यही पैरेलल में होते, ऐसा हो जाता, तो फिर इस केस में क्या होने लगते, तो इसमें आप कहते हैं कि भैया I यहां से गया, इसमें चला जाएगा I1, इसमें I2, इसमें I3। तो पैरेलल में करंट चेंज होता है, सीरीज में थोड़ी, सीरीज में तो एक ही रास्ता, ये कहां से जाएगा भैया, जितना निकला उतना वापस भी आना है, तो भाई जाना ही पड़ेगा। मतलब सीरीज में करंट क्या होता है, सेम, तो 1 एम्पियर, तो वहां से भी कितना बहेगा, 1 एम्पियर। आई होप ये आपको समझ में आया है और ये पूरी तरीके से याद भी है, क्योंकि सीरीज में करंट हमेशा सेम होता है। भाई आपको जब कभी भी इसमें दिक्कत आए सीरीज और पैरेलल में करंट और पोटेंशियल की, तो वाटर एनालॉजी आपको जो सिखाया है मैंने उस पे चले जाएं। वाटर एनालॉजी से हमेशा ही आपको ये काम देता रहेगा, क्योंकि पानी कैसे बहता है वो तो आपको पता है ना, उसमें दिमाग ही नहीं लगाना आपको, और करंट वाले को उसी के पैरेलल हमने सेट किया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने आगे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। कोयले और पेट्रोलियम के अपूर्ण दहन से, मतलब कोयला और पेट्रोलियम को पूर्णतया नहीं जला रहा हूं तो क्या होगा। वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है, मशीनों की दक्षता में वृद्धि होती है, वैश्विक ऊष्मक घटता है, विषैली गैसें उत्पन्न होती है। अब क्या बताएंगे भाई, इस तो बहुत ही मतलब जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। मशीनों की दक्षता में वृद्धि करने के लिए तो भैया पूर्ण दहन कराएंगे तो दक्ष होंगी ना। दक्ष का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब कि उसकी काम करने की क्षमता। आप थोड़ी सी फ्यूल दें और पूरी तरीके से वो काम करके दे रही है तो वो दक्ष है, और आप बहुत सारा फ्यूल जला रहे हैं और थोड़ा बहुत काम करके दे रही तो उतना ज्यादा दक्ष नहीं है, मतलब उतना ज्यादा प्रॉपर वो नहीं है। ठीक है, तो दक्षता मतलब मशीनों की जैसे दक्षता की बात कर लें। एक और चीज आपको इसमें मैं समझा रहा हूं, जैसे दक्षता को बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल है अपने पास। आपने दिया देखा होगा एक, जो जिसमें केरोसिन भरते हैं और बत्ती लगा करके उसको जलाते हैं, है ना, केरोसिन भर के बोतल के अंदर में उसको जलाते हैं, और उसी जगह पे हमने उसको एक लैंप बनाया और लैंप में जलाया। ठीक, इसके बाद क्या है भाई, एक स्टोव जैसा आया था, उसमें हवा भरते थे, ऊपर एक फिलामेंट लगाते थे, वो जलाते थे। तीनों में केरोसिन ही जला रहे, लेकिन तीनों में से दक्ष कौन है, तो भाई वो जो गैस भर करके और ऐसा लैंप जैसा जलाते थे वो है, फिलामेंट जिसमें लगाते थे वो ज्यादा दक्ष है, लैंप उससे कम, और जो दिया जो बनाते हैं वो सबसे कम।
अब क्या हुआ भाई, ये तीनों चीजों से समझ में क्या है कि भाई इफिशिएंसी मतलब आपको पूरी तरीके से जलाना है भाई, यूटिलाइज करो ना उसको। कम यूटिलाइज अगर करेंगे तो दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी? एक तो वायु प्रदूषण में वृद्धि हो जाएगी, दूसरा क्या भाई, विषैली गैसें उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, वैश्विक ऊष्मण से कोई मतलब आपके जो ग्लोबल वार्मिंग से ऐसा ग्लोबल वार्मिंग को कम नहीं करेगी भाई। अगर इनकम्प्लीट कंबशन कर रहे हैं, अपूर्ण दहन कर रहे हैं, तो वो ग्लोबल वार्मिंग को मतलब कम नहीं कर रही है। अल्टीमेटली कहा जाए तो कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा है उससे। तो ठीक है, तो कौन कौन सा हो जाएगा? तो आपको यहां पे दिख पा रहा होगा कि भैया बी ऑप्शन, दैट इज ए और डी। ए और डी मतलब क्या? वायु प्रदूषण में वृद्धि और विषैली गैसें उत्पन्न होगी, है ना। जैसे अपूर्ण दहन, जैसे कोयले का हुआ, कोयले अपूर्ण दहन का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको सिखा दे रहा हूं। अपूर्ण दहन का मतलब, उसके पहले हम दहन को समझ लेते हैं। दहन का अल्टीमेट मतलब है, अभी जो हम जिसमें बात कर रहे हैं, दहन का मतलब होता है कार्बन के साथ में ऑक्सीजन की अभिक्रिया। किसकी? कार्बन के साथ में ऑक्सीजन की अभिक्रिया। अब अपूर्ण क्या होगा? अब भाई जैसे बात करूंगा मैं कि अपूर्ण हो, अपूर्ण होने का मतलब क्या? अपूर्ण होगा तो अपूर्ण में समझते हैं। अपूर्ण में क्या करेंगे भाई? अपूर्ण में कार्बन तो उतना ही रहेगा भाई, कोयला जो ले आया हूं जलाने के लिए वो तो उतना ही रहेगा, है ना। लेकिन कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अब कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जलाएंगे तो भैया क्या करेगा? धुआं ही तो छोड़ेगा, है ना। तो यहां से कुछ गैसेस निकलती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही विषैली गैस है भाई, जलन आने लगती है, उल्टियां होने लगती है ना, सर में चक्कर होने लगता है। तो भाई कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही ज्यादा विषैली गैस है। अब इसको अगर जला दिया होता पूरी तरीके से तो आपको पता ही है कि इस केस में क्या निकलता? CO2 निकलता। इस केस में क्या निकल रहा जलने के बाद? CO निकल रहा है ना। तो ये ज्यादा विषैली है, CO ज्यादा विषैली है। ठीक है, तो मतलब क्या समझ में आया भाई कि विषैली गैस है और वायु प्रदूषण वृद्धि। भाई CO2 निकल रहा, मतलब CO निकल रहा है तो जाके वायु प्रदूषण में ही, तो वायु में ही मिल रहा है ना। चलिए, तो भाई वायु प्रदूषण में वृद्धि और दूसरा विषैली गैसें उत्पन्न होंगी। अच्छा, 6 नंबर में आ जाते हैं। 6वां नंबर हमारा प्रश्न है, ये एक्चुअली हमारा इस प्रकार के प्रश्न है जिसमें एक अभिकथन दी जाती है और उसके साथ में एक रीजन दिया जाता है। असर्शन रीजन भी कहते हैं इसको, या फिर अभिकथन और कारण कह सकते हैं। अभिकथन मतलब असर्शन, इसीलिए इसको ए लिखा हुआ है, असर्शन, और ये हो गया उसका रीजन। क्या होता है इसका, मैं फॉर्मेट ही पूरा आपको समझा दे रहा हूं। इसका फॉर्मेट हमेशा ही ध्यान रखिएगा कि इसके फॉर्मेट्स ऐसे कहते हैं कि भाई आपको एक कुछ भी एक स्टेटमेंट दी जाएगी, हमारे तीनों ही सब्जेक्ट्स में से हो सकती है, मतलब फिजिक्स में से भी, केमिस्ट्री में से, बायो में से भी, पेपर में आपके तीनों में से हो सकती है। अब इसका ऊपर एक स्टेटमेंट दी जाएगी और नीचे कहा जाएगा कि ये जो स्टेटमेंट ऊपर मैं लिख रहा हूं उसके लिए नीचे दी जाएगी रीजन। ठीक है, आपको एक स्टेटमेंट कहा और नीचे एक देगा क्या? रीजन। और आपके पास ऑप्शंस लगभग इसी तरीके के होते हैं। क्या? असर्शन और रीजन दोनों सही है, मतलब पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, लेकिन दोनों में कोई लिंक नहीं है आपस में। ए और दो दोनों गलत है, मतलब असर्शन और रीजन दोनों ही क्या है भाई? गलत है। मतलब ना तो पहला स्टेटमेंट सही है ना दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा क्या भाई? ए और आर दोनों सही है और ए आर का सही व्याख्या। ठीक है, तो मतलब क्या है भाई कि ये जो असर्शन और रीजन है ना, इसमें क्या होता है कि भाई असर्शन जो दिया हुआ है वो दोनों क्या है भाई? दोनों सही है, और जो असर्शन है ना, उसका आर सही व्याख्या है। असर्शन का ये जो रीजन है ये क्या है? सही व्याख्या। सही व्याख्या मतलब जो यहां पे स्टेटमेंट स्टार्ट की गई थी उसके बारे में ये कारण पूरा बता रहा है। और अगला ये हो जाता है कि भाई दोनों सही हैं लेकिन ये आर जो है उसका रीजन नहीं बता रहा, है ना, मतलब उसका कारण नहीं बता रहा। कैसी बात करना चाह रहा हूं तो जरा समझते हैं। इस क्वेश्चन के जरिए हम समझ लेते हैं कि ऑप्शंस क्या कहता है। ठीक है, चलिए। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में उत्पन्न नाभिकीय ऊर्जा का परिमाण इतना विशाल होता है कि यूरेनियम के एक परमाणु के विखंडन में ऊर्जा उत्पन्न होती है वह कोयले के किसी कार्बन परमाणु के दहन से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में 1 करोड़ गुनी होती है। मतलब ये स्टेटमेंट किसके बारे में है? तो पहले समझ लेंगे, ये नाभिकीय विखंडन के लिए। और कह क्या रहे हैं? तो उसमें यह कह रहे हैं कि जो नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा उत्पन्न होती है और कोयले को जलाने में जो उत्पन्न ऊर्जा होती है
उसकी नाभिकीय विखंडन में उत्पन्न ऊर्जा बहुत ज्यादा होती, मतलब 1 करोड़ गुना होती है। यह हो गया असर्शन। तो क्या यह सही है? तो हम कहेंगे हां, यह हमारा सही है भाई। नाभिकीय विखंडन में बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है एज कंपेयर टू कार्बन को, मतलब कोयले के एक एटम को जलाओ और वहां पे नाभिक, एक नाभिक से उत्पन्न ऊर्जा भाई कंपैटिबल ही नहीं है, वो बहुत ऊर्जा है नाभिकीय विखंडन की, हम समझ चुके हैं इसको। ठीक, अब ये हो चुका है क्या स्टेटमेंट, समझ में आया क्या स्टेटमेंट कि भैया नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में उत्पन्न ऊष्मा बहुत अधिक होती है और वो कोयले के एक नाभिक, मतलब एक परमाणु को जलाने में जितना खर्च होगा, मतलब जितना ऊर्जा मिलेगा, उससे 1000 करोड़ गुना ज्यादा है। अच्छा, 1 करोड़ गुना ज्यादा है। चलिए, अब दूसरा क्या बोला भाई, रीजन इसका कारण क्या है? तो कारण यह है कि यूरेनियम जैसे भारी परमाणु के नाभिक से जब निम्न ऊर्जा का कोई न्यूट्रॉन बमबारी करता है तो हल्के नाभिकों में टूट जाते हैं। सही बात है भाई, यही होता है नाभिकीय विखंडन कि एक भारी नाभिक टूट जाता है हल्के नाभिकों में। ठीक है, इस अभिक्रिया में मूल नाभिक तथा उत्पाद नाभिकों के द्रव्यमान का अंतर विशाल ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। मतलब क्या भाई, टूटेगा ना, एक ऐसा टूटता है, जैसे यूरेनियम की बात करते हैं तो 3 नए नाभिकों के निर्माण करता है। अब ये विशाल है, मतलब बड़ा है, ये जो नए बने हैं ये कैसे भाई, कंपैरेटिवली छोटे हैं, तो इसके ये टुकड़ा होने में यहां पे क्या होती है, यहां पे ऊर्जा उत्पन्न होती है, बहुत ज्यादा ऊष्मा निकलती है और ये बहुत अत्यधिक होती है, ये बहुत ज्यादा होती है। तो भाई ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो शुरू किया था नाभिकीय विखंडन को, ये नीचे नाभिकीय विखंडन की ये हो गई परिभाषा, ये नाभिकीय विखंडन के बारे में स्टेटमेंट आई थी, नीचे उसकी आ गई क्या, परिभाषा। तो एक तो बात ये हो गई कि भैया दोनों सही हैं, ये दोनों सही है ना, ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया। लेकिन अब बारी इसकी आती है कि दोनों सही तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ये भी एक ऑप्शन मिलता है कि भाई पहले वाले का एक्सप्लेनेशन है दूसरा, पहले वाले की व्याख्या करता है, पहले वाले के बारे में बता रहा है ना, जो स्टेटमेंट शुरू है उसके बारे में डिस्कशन कर रहा है, तो भैया उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे कि ए और आर दोनों सही हैं, क्योंकि देखिए ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन इसमें आ गया ए आर का सही व्याख्या, ए का जो आर है वो सही व्याख्या है, मतलब असर्शन का जो रीजन है वो बिल्कुल करेक्ट व्याख्या है। हाँ भैया इसकी ये परिभाषा ही है तो ये व्याख्या ही किया ना, तो भैया हो गया सी ऑप्शन सही। अगले में क्या था, दोनों सही है, यहां तक की बात तो ठीक है, लेकिन कह दिया था ए और आर की सही व्याख्या नहीं है। अच्छा, सही व्याख्या नहीं मतलब जैसे मान लीजिए ये ऊपर में बात कर रहा था ऊर्जा की, उत्पन्न ऊर्जा की, और नीचे वाले में मतलब रीजन वाले में एक स्टेटमेंट आता किसका, कि भाई विद्युत ऊर्जा से तापीय ऊर्जा कैसे लेते हैं, विद्युत ऊर्जा से तापीय ऊर्जा कैसे लेते हैं। तो पहले वाले स्टेटमेंट का मैं जो ये बोल रहा हूं विद्युत ऊर्जा से तापीय ऊर्जा, इसका कोई लेना देना नहीं है ना, कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर इसका कुछ भी लेना देना नहीं है, इसका मतलब क्या लिखते कि भाई पहला दूसरा सही है, लेकिन पहले का दूसरा कंप्लीट मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चंस मिलेंगे, ये तो चूंकि आए हुए क्वेश्चंस हैं, हमने जो एग्जाम जो अपन ने करे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसमें हम लोगों ने इसकी पूरी चर्चा करी हुई है, बट स्टिल यहां पे भी आया था तो इसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इसमें आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, और ये सही ही करके आना है, ये बनता ही बनता है, बहुत टफ आ ही नहीं सकता इसमें कुछ, क्योंकि दिया है ना सब कुछ, है ना। चलिए बढ़ते हैं हम आगे, आंसर इसका सी सही है, हमने चेक कर लिया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कांच के स्लैब और कांच के प्रिज्म के बीच विभेदन क्या होता है। जब, किस पॉइंट पे बताना है यह समझिए, जब एक वर्णी प्रकाश और जब श्वेत प्रकाश का कोई पतला किरण पुंज किसी कांच के स्लैब और कांच के प्रिज्म से गुजरता है। भाई दो कंडीशंस चल रही, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कांच के स्लैब की, फिर प्रिज्म की करें। कांच के स्लैब में आपने देखा हुआ है कि आप चाहें, कांच का ये स्लैब, ये देख लीजिए, ये रहा स्लैब और ये रही प्रिज्म, ये रहा स्लैब और ये रहा प्रिज्म। ये दोनों में अगर एक अपन बात करते हैं सबसे पहले श्वेत प्रकाश को, ये बी वाले का आंसर सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, फिर आते हैं उसके ऊपर। बी वाले के लिए बात करते हैं, श्वेत प्रकाश जब जाता है कांच में से, ये कांच में से गया, ये क्या होता है भाई, अपने रास्ते से मुड़ जाता है और वापस बाहर निकल जाता है। ऐसा ही कुछ बनाया था, उस डायग्राम को मैं ऐसा प्लॉट कर देता हूं, आपने जो अपने कॉपीज में बनाई है वो बिल्कुल ऐसी बनाई है। एक ये आपतित किरण ये ग्लास स्लैब पे आकर के पड़ी,
तो यहां आने के बाद चूंकि मीडियम चेंज हो गया है ना, ऊपर क्या था मीडियम, ऊपर था एयर, नीचे क्या हो गया भैया ये ग्लास है, तो ग्लास के मीडियम मतलब इसके कण जो होंगे पास पास होंगे तो दिक्कत करेंगे ना चलने में प्रकाश को, तो भैया ऐसे ही नहीं जाने देगा, ये मोड़ देगा, ये मुड़ गए। अब मुड़ने के बाद जब यहां पे आएंगे तो क्या करेंगे भाई, फिर से अब ग्लास से किस में आ गए, एयर में, तो मतलब ये डेंसर से, ये सघन से ये आगे किस में, विरल में, तो सघन से जब विरल में आते हैं तो क्या होता है, फिर से बाहर चले जाएंगे। ठीक, ये किस में होगा, ये होगा हमारा श्वेत प्रकाश का कोई पतला किरण पुंज आता है किसमें, कांच के स्लैब में। भाई कुछ नहीं हुआ, वो आया अपना बेंड हुआ और वापस जिस तरीके से आपतित हुआ था इसी के समांतर बाहर चला जाएगा, जिस पे आपतित हुआ था इसी के समांतर बाहर चला जाएगा, कहीं कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ कांच में जितनी देर ट्रैवल करेगा उतनी देर के लिए बेंड हुआ है और कुछ नहीं। किंतु जब इसी को हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो आपको यहां पे दिख रहा है कि ये एक प्रकाश किरण आई सफेद, ये अपने सातों रंगों में विभक्त हो जाती है, ये रहे इसके पूरे 7 कलर्स, ठीक है, ये अपने अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है। ठीक, ये क्या बना लेती है, ये एक स्पेक्ट्रम बना लेती है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम, ये बना लेती है अपना एक स्पेक्ट्रम। और इस स्पेक्ट्रम को हम किसके नाम से जानते हैं, तो हमको पता है इसमें क्या होता है भाई, बे जा नी आ ह पी ना ला, ये पूरे कलर के नाम है, बैगनी, जामुनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और ला, इस कलर में स्प्लिट हो गए। तो मतलब क्या क्या समझ में आया, तो देखिए भैया यहां पे जो समझ में आया वो अपन लिख लेते हैं कि जब कभी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से भेजेंगे तो क्या होगा, अलग अलग कलर स्प्लिट हो जाएंगे, है ना, अपने वर्णों में विभक्त हो जाती है, और जब इसी को भेजते किसमें, कांच के स्लैब में, कांच में, तो फिर यहां पर क्या होता है, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ मुड़ जाती है। ठीक है, यहां पे क्या हो जाती है, अपने, या फिर ऐसा लिख लेते हैं अपवर्तन हो जाता है, अपवर्तन के फलस्वरूप मुड़ जाती है, ये मुड़ जाती है भाई, ये किसके लिए आंसर हो गया, ये हो गया श्वेत प्रकाश। लेकिन जब एक वर्णी प्रकाश की बात करेंगे, एक सिंगल कलर, एक वर्ण का मतलब क्या, कलर, रंग, अगर एक ही वर्ण का प्रकाश जा रहा है, सिंगल कलर का अगर प्रकाश जा रहा है तब क्या होगा, तो सिंगल कलर का प्रकाश जाएगा तो भी ये क्या करेगी, अपवर्तित करेगी। अब यहां पर सिंगल ही जा रहा है तो भाई वो अपने 7 रंगों में अब कहां से विभक्त हो, सफेद रंग था तो उसके पास 7 रंग थे, सिंगल वर्ण है तो उसमें कुछ नहीं होगा, वो नॉर्मली ऐसा जाएगी और इस तरीके से अपवर्तित हो जाएगी, मतलब दोनों में ही अपवर्तन होगा। अब उसमें स्प्लिटिंग मतलब डिस्पर्जन अब नहीं होगा, अपने रंगों में अब विभक्त नहीं होगी। तो भाई एक वर्णी में कोई विभक्त नहीं होता, दोनों केस में क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाएगा। यहां पे क्या मिल जाएगा मुझे, अपवर्तन। ठीक है, तो भाई इसमें सिंपली समझ में आता है कि जब प्रिज्म जाती है व्हाइट लाइट तो अपने कलर में स्प्लिट होती है, अगर वो व्हाइट लाइट नहीं है, वो सिंगल ही कलर है, तो उसके स्प्लिट अप होने के कोई चांसेस बनते ही नहीं। भाई उसके पास है ही नहीं ना, कहां से स्प्लिट हो जाएगा। चलिए, तो आपको यहां तक के क्वेश्चन समझ में आए। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 8 के ऊपर। अब इसमें कह रहा है भाई कि नामांकित आरेख खींचकर सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ प्रतीत होना, रक्ताभ मतलब भाई रेडिश, है ना, सूर्योदय के टाइम पे और सूर्यास्त के समय पे सूरज जो है वो लाल दिखता है। ठीक है, जबकि अगले क्वेश्चन में पूछ लिया कि दोपहर के समय जब सूर्य सिर के ठीक ऊपर होता है तो सूर्य का श्वेत प्रतीत होना दर्शाइए, मतलब इस समय श्वेत सूरज जो है वो श्वेत क्यों होता है, सफेद क्यों दिखता है, और यहां पे वो रक्ताभ मतलब रेडिश क्यों दिखता है, इसका कारण समझाना है। तो इसका कारण समझाने के लिए जरा देखते हैं भाई कि क्या कारण होता है इन दोनों में। तो चलिए समझते हैं हम जरा इसको। एक्चुअली क्या होता है, जब सूरज इस समय होगा, जैसे सनसेट और सनराइज के समय पे, मतलब सूर्योदय और सूर्यास्त और सूर्योदय के समय पे, तब आप पाते हैं कि हमारी पोजीशनिंग कुछ ऐसी होती है, ऐसी दिखता है। अब जब ऐसी पोजीशनिंग होती है तब जो प्रकीर्णन होना होता है, जो जिसके कारण हमको जो सूरज है वो दिख रहा होता है, तो वहां पे जो प्रकीर्णन होने के पश्चात जो कलर हमारे पास में मिलता है वो क्या मिलता है भाई, रेड, लाल रंग हमारी आंखों तक पहुंचता है इसके कारण। दूसरा ऐसा कहें कि यहां से एक प्रकाश किरण ये चली, ठीक है, और ये जब एक
मोटे, मतलब यहां पे जब बात करें तो बहुत दूर से प्रकाश किरण आएगी। जब वो दूर से प्रकाश की किरण आ रही होगी तब हमारे वायुमंडल के, ये यहां पूरे वायुमंडल में क्या है, कण उपलब्ध है। इन वायुमंडलीय कणों द्वारा उसको क्या किया जाएगा कि भाई अपने मूल पाथ से वो हटती चली जाएगी। भाई दूर से आ रही है किरण तो अपने मूल पाथ से हटेगी ना, तो मूल पाथ से हटेगी, पहला कारण। दूसरा कारण मतलब जिसको वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं, और दूसरा कारण क्या है भाई, प्रकीर्णन। ठीक है, वायु के कणों से वो टकराने के बाद लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो अत्यधिक होता है, जिसके कारण हमको यहां पे देखने को मिलती है क्या, लालिमा। मतलब भाई सूर्य का ये जो है किरण आरेख से बनाना है तो किरण आरेख से ऐसा बनाएंगे कि भाई ये हो गई हमारी क्या, पृथ्वी, इसके बाहर हमने ये बना दिया अपना वायुमंडल, यहां पे हमने बनाया क्या, सूर्य, और सूर्य से जो किरण आ रही है वो किरण यहां तक आने के बाद वो डायरेक्टली ऐसी आनी चाहिए थी, लेकिन वो आती ऐसी। ठीक है, तो इसके कारण हमको देखने को मिलता है क्या भाई, रेडिश, लाल। ठीक, अच्छा, इसमें अगर देखेंगे कि ये जो बेंडिंग्स हो गई, वो बेंडिंग्स में जरा समझिए, यहां से आते आते अगर वो अपने सारे कलर्स में स्प्लिट अप हो तो क्या होगा, ये अगर आपकी पोजीशन यहां पर है तो आपको क्या दिखेगा भाई, आपको रेड दिखेगा पहले, और जो वायलेट, जो बैगनी है, वो तो बहुत नीचे चली गई भाई। जब वो फैली तो कहां चली गई, बहुत नीचे। अब बहुत नीचे चली गई तो ये कलर आपको दिख पाएगा क्या, नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ क्या दिखेगा, लाल। लेकिन यही सूरज जब ठीक ऊपर आ जाए, मतलब ऊपर आ जाए भाई, ठीक ऊपर आ गया ये सूर्य, यहां पे बिल्कुल ठीक ऊपर आ गया। अब ठीक ऊपर आने के कारण क्या होता है भाई, तो एक तो पास हो गया, ठीक ऊपर आने का मतलब हो गया, मैं थोड़ा पास ही बना लेता हूं, यही बना लेता हूं, ठीक ऊपर होने का मतलब पास हो गया एक तो दूरी कम हो गई, मतलब कम मोटाई पे चलना है उसको, प्रकाश की किरण को। और दूसरा यह है कि यहां से आते समय, यहां से जब कभी भी आएगी किरण तो मेरे पास रेड भी आएगी और वायलेट भी आएगी, मतलब दोनों ही कलर आएंगे, रेड भी और वायलेट भी। तो रेड से लेके वायलेट तक के बीच के, मैं सिर्फ दो ही कलर लिख रहा हूं, इसका यह मतलब नहीं कि बीच के नहीं है, बीच के हैं, चूंकि हम यहां पे ड्रॉ नहीं कर सकते इसलिए हम इस तरीके से ही मार्क करते हैं। किरण आरेख में हमेशा ये किया जाता है, एक लोअर एक अपर, दोनों लिमिट्स को बना दी जाती है। तो इनके बीचों बीच बाकी के कलर्स भी आ रहे हैं, लेकिन विक्षेपित कौन सी ज्यादा होगी, तो भैया यहां पे क्या हो गई, ये सबसे नीचे आ गई कौन सी, वायलेट, और जो रेड है वो ऊपर रहेगी। जबकि ऊपर जाएंगे तो मोटाई कम होने के कारण यहां पे दोनों ही कलर, मतलब इसके बीच के पूरे ही कलर सफेद आएगी। अगर सातों रंग हमारी आंखों तक पहुंचे तो कैसी पहुंचेगी, सफेद। मतलब देखिए ये पोजीशन जब हुई तो पूरे ही कलर्स आएंगे ना हमारे पास, तो कैसी दिखती है, सफेद, है ना। जब यहां पे आ रहे हैं तब कौन सी, लाल वाली ज्यादा दिख रही है, बैगनी वाली नीचे रह गई, तो भैया बैगनी दिख ही नहीं पा रही है। ठीक है, तो इसका आंसर समझ में आया होगा आपको। और किरण आरेख मतलब ये जो अभी ये जो दिख रहा है, इसको एक पेंसिल और पेन के जरिए, स्केल के जरिए इसको हम बना देते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। क्या कहता है भाई कि नाइक्रोम के किसी तार के लिए वीआई ग्राफ नीचे आरेख में दर्शाया गया, भाई नीचे नहीं साइड में दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए इस ग्राफ से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। इस प्रकार के ग्राफ को प्राप्त करने के लिए नामांकित परिपथ आरेख खींचे। भाई ऐसा ग्राफ कब बनेगा, अच्छा ये कौन सा ग्राफ है भाई, तो आपको समझ में आया होगा कि इधर में लिखा है भाई ये धारा और इधर में लिखा है वी, मतलब वोल्ट, तो मतलब ये क्या है, वी आई ग्राफ, ये वी है और ये आई है। और वी आई ग्राफ हमको किस चीज को देता है भाई, तो वी आई ग्राफ देता है प्रतिरोध। कैसे पता, तो भाई ओम के नियम से। किसके पता, ओम के नियम से। ओम कौन थे, ओम वीर थे। ओम कौन थे, ओम वीर। वीर क्यों कहते हैं भाई इनको, क्योंकि इन्होंने यही तो लिखा था, V इक्वल्स टू आई आर, क्या है वीर। तो भाई यहां पे इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूं मैं इसके अकॉर्डिंग लिखता हूं V इक्वल्स टू आर टाइम्स ऑफ आई। आपको सिखाया गया है कि भाई जो ये है आई और यहां पे क्या दिख रहा है, V। ठीक है, तो ये जो हमको ग्राफ जो हमको प्लॉट होकर के मिल रही है, ये किसके लिए मिल गई भाई, ये मिल गई प्रतिरोध के लिए। ठीक है, चलिए तो इसके लिए नामांकित एक परिपथ बनानी है, तो परिपथ भी बना देते हैं। चलिए परिपथ क्या होगी भाई, तो एक तो नाइक्रोम है ना, तो एक तो बना दी हमने नाइक्रोम की तार, मतलब क्या अल्टीमेटली प्रतिरोध ही उत्पन्न करेगा। एक हमने यहां पे बना दी भाई इसके लिए कुंजी, एक यहां पे हमने लगा दी बैटरी जैसे विभवांतर बेसिकली, और ये हमने ले करके कर दी सर्किट कंप्लीट। ये विभवांतर हो गया, ये की हो गया, और भी कुछ काम कर लेते हैं। और इसमें क्या किया जाए, तो भैया इसमें काम करते हैं, एमीटर को और जोड़ देते हैं। एक एमीटर भी जोड़ दिया, इसके अगेंस्ट एक यहाँ पे पैरेलल में एक वोल्टमीटर भी जोड़ दिया, एक एकदम कंप्लीट वाली हमारी बन गई क्या, डायग्राम।
इसके अंदर ये पॉजिटिव से क्या निकल के जाएगा, तो पॉजिटिव से आई एम्पियर की धारा निकल के जा रही है और नेगेटिव है टर्मिनेट हो गई। तो अगर इस तरीके से आप बनाते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा भाई विभवांतर, मतलब विभव और विद्युत धारा के बीच में ग्राफ। ठीक है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10, ये क्या कह रहा भाई, जूल के तापन नियम के लिए गणितीय व्यंजक लिखिए। चलिए भाई, फिर इसके बाद 2 घंटे में, ये एक न्यूमेरिकल है और एक ऊपर जूल का गणितीय नियम है। तो एक काम करते हैं, पहले जूल के तापन के नियम को पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर आ जाएंगे। तो तापन का नियम, तापन के नियम के लिए हमने बात करी थी कि जो पावरफुल आदमी होता है उसका दिमाग हमेशा ही गर्म रहता है। यही था ना हमारा लिंक, क्या भाई, जो पावरफुल आदमी होता है उसका दिमाग हमेशा गर्म होता है। तो भाई हमने इसके लिए क्या लिखा था, हमने ये लिखा था कि जो हीट है वो पावर इनटू टाइम होता है। ऐसे ही तो कुछ याद किया था हमने, हीट इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। मतलब क्या, जो ऊष्मा होगी, ऊष्मा या ताप कह लूं, ताप जो होगा वो क्या हो जाएगा भाई, विद्युत शक्ति इनटू समय। अब भाई मुझे पता है इसको H से डिनोट करते हैं, विद्युत शक्ति को P और ये T। अब चूंकि शक्ति बराबर होता था क्या, VIP। VIP पावरफुल कौन होता है, VIP। पावरफुल VIP लोग ही होते हैं ना भैया। तो ये होगी शक्ति, शक्ति इक्वल्स टू क्या, धारा इनटू विभवांतर। अब क्या करते भाई, तो यहां पे लिख देते धारा इंटू विभवांतर। तो क्या हो जाएगा ये, VIT, H इज इक्वल्स टू VIT। अब यहां पे V को भी रिप्लेस करना पड़ेगा ओम के नियम से। ओम के नियम से V इक्वल्स टू क्या, IR। तो रिप्लेस कर दीजिए, H इज इक्वल्स टू क्या हो गया, I स्क्वायर। अच्छा चलिए एक स्टेप और कर लेता हूं मैं, I इंटू, इस V को रिप्लेस किया है, बाकी सब ऐसे ही हैं, I इंटू T। तो फाइनली मुझे मिल गया यहां से H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर, I स्क्वायर, यहां पे R भी आएगा भाई, IR, ये दोनों आएगा ना इस V की जगह पे। तो क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT। ये हो गया I स्क्वायर RT। यही क्या है हमारा जूल के तापन नियम, ये है जूल का तापन नियम। निष्कर्ष भी यहां पे लिखेंगे कि भैया ये हुआ क्या, अतः जूल के तापीय नियम के लिए, ठीक है, क्या है तापीय नियम के लिए भाई, तो ताप पहला प्रवाहित धारा के स्क्वायर के समानुपाती होती है। क्या भाई, प्रवाहित धारा के, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस है भाई, ये लॉन्ग टाइप है, इसमें पूरा लिखना पड़ेगी, इसलिए हम पूरा कर रहे हैं। क्या, प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। अच्छा, दूसरा ताप क्या होता है भाई, तो दूसरा ताप होता है इसके प्रतिरोध, आर लिखा है ना, मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध के भी समानुपाती। मतलब क्या भाई, कि प्रतिरोध के समानुपाती होता है। एंड थर्ड क्या, टी, मतलब प्रवाहित धारा के समय के समानुपाती। भाई टी का क्या मतलब है, जितनी देर तक धारा प्रवाहित की जाएगी उसके, तो क्या हो जाएगा भाई, प्रवाहित धारा के समय के समानुपाती होता है। हो गया भैया कि ये समय के भी समानुपाती हो गया, मतलब H जो है वो I स्क्वायर, R और T इन तीनों के प्रोपोर्शनल। क्लियर है क्या इतनी सी बात। ये पूरा है जूल के तापीय नियम। जूल के तापीय नियम के लिए ये हो गया हमारा स्टेटमेंट, और ये होगी उसकी डेरिवेशन। जो व्यंजक की बात करते हैं ना, व्यंजक मतलब डेरिवेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन निकालने की बात होती है। तो ये हो गया हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन, और ये हो गई हमारी पूरी वैल्यूएशंस। चलिए तो भैया इसके स्क्रीनशॉट रख लीजिए, आपको हमेशा काम आने वाली है। हम बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए, स्क्रीनशॉट हो चुका है आपका, हम बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन बी में। 2 घंटे में 40 वोल्ट विभवांतर से जो रिजल्ट आया था उसी पे काम करेंगे। 96,000 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न उष्मा परिकलित कीजिए।
तो h इक्वल्स टू क्या आया था भाई? तो h इक्वल्स टू आपने देखा I स्क्वायर RT। अब दिक्कत की बात यह है कि इसमें दिया क्या है? तो इसमें दिया है V 40 वोल्ट, और क्या दिया है भाई? तो Q दिया है 96,000। अब Q दे दिया लेकिन आपको धारा नहीं दी, और टाइम दे दिया आपको कितना? 2 आवर्स। अब ये भी आवर्स में, भाई ऐसा तो कुछ दिख ही नहीं रहा, तो निकालना पड़ेगा ना क्या क्या। तो भाई मेरे से कुछ वैल्यूएशंस दिए जिसकी वजह से मैं बाकी के कैलकुलेशंस करके ले आऊंगा। यहां पे V दिया है, Q और T दिया है। Q और T दिया है तो भैया क्या? विद्युत धारा की परिभाषा से, विद्युत धारा क्या होता है भाई? तो विद्युत धारा कहेंगे आपकी आवेशों की दर, आवेश प्रवाहित आवेशों की दर, तो आवेश बटा समय। अब भैया क्या? तो आवेश कितना है? तो आवेश हो गया हमारा 96,000। समय कितना है? 2 घंटे। तो इस 2 घंटे को जरा चेंज कर लेते, तो 2 × 60 × 60 सेकेंड। इसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 2 घंटे को 60 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? मिनट, और फिर 60 से कर देंगे तो बन गया सेकंड। तो इसके नीचे लिख लेता हूं मैं 2 × 60 × 60। भाई 2 0 से 2 0 तो कट गए। 16 से अगर काटेंगे तो 16 छक्के 96 होता है 160, और ये 6 से अगर हम काटें, ठीक है, तो 6 से काटने से मेरे हिसाब से कुछ बेनिफिट नहीं है, 6 से नहीं काटते, चलिए छोड़ देते। 160 बटा 2 × 6 ऐसे ही रख लेते, ताकि ये अभी काम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी और कैलकुलेशन बचा है ना भाई, तो काम आ जाएगा। इतना एम्पियर होगी धारा। अब भाई आई तो निकल गया है ना, ये क्या निकला? ये जो निकली ये आई निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है? तो आप कहेंगे भैया अब भी तो आर भी चाहिए। आर कैसे निकलेगा? तो हमको पता है भाई V इक्वल्स टू क्या होता है? आई आर। तो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V अपॉन आई। अब V कितना? तो V है 40 हो गया भाई, अपॉन 160 बटा 12। तो 160 और बट्टा में 12 तो ऊपर चल के गुणा हो जाएगा 140, मतलब 40 × 12 बटा 160। अब क्या करते भाई? तो जो कट जाए काट देते हैं, है ना, ये तो खत्म हो जाएगा। 4 से करेंगे, चच्चू के 16, चलते 12, मतलब कितना? 3 ओम प्रतिरोध आ गया, मतलब प्रतिरोध निकल गया। यहां पे मैं लिख लेता हूं, आई मुझे निकल के मिल गया, आई हो गया मेरा 160 बटा 12, मुझे मिल गया प्रतिरोध, प्रतिरोध हो गया मेरा 3 ओम। अब मुझे दिख रहा है क्या? आई मिल गया, आर मिल गया, और टी तो दिया ही हुआ है, तो मुझे मिल गया सब कुछ। अब लिखते हैं, अतः H इक्वल्स टू क्या करेंगे भाई? H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। चलिए रखते हैं भाई, आई की वैल्यू कितनी? तो कहेंगे भैया 160 अपॉन 12 इसका स्क्वायर। आर कितना? 3। टी कितना? तो 2 × 60 × 60, है ना। ये क्यों लिख रहे हैं बार बार? 2 × 60 × 60 सेकेंड में चेंज करने के लिए। तो अब क्या हो जाएगा भाई? तो अब कुछ नहीं, इसको भी खोल देता हूं मैं, 160 × 160 बटा 12 × 12 इंटू 3 × 2 × 60 × 60। अब भैया इसको कर लेंगे हम क्या? कैलकुलेट, और आफ्टर कैलकुलेशन हमें मिल जाएगा 1066.66 जूल। ये क्या मिल जाएगा? हीट है ना, तो ये क्या मिल गया? इतना जूल। ये हो गया भाई हमारा। ये पूरा कैलकुलेट कर लेंगे डिवाइड करके, तो यही मिलने वाला है। कितना? 1066.66 जूल। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट रखिए भाई। हमको इसमें ध्यान क्या रखना था? तो हमको इसमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जब कभी हीट निकालनी होगी तो मुझे इसी फॉर्मूले में जाना है, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। तो आई स्क्वायर आर टी के लिए जो भी कैलकुलेशंस बनाने पड़े, जैसे यहां पे मुझे ये कैलकुलेट करके ले आना पड़ा, तो भाई ऐसा कुछ न्यूमेरिकल टफ टिपिकल कुछ नहीं आता, बहुत सिंपल आता है। बस आपको पता चल जाए कि आपको दिया क्या है और आपको निकालना क्या है, तो फिर तो बाकी के बीच की प्रोसेस हो ही जाती है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। चलिए, तो आपके पास स्क्रीनशॉट हो चुका है। मैं बढ़ता हूं अपने क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर और देखते हैं कि क्या कहता है भाई 11 में नीचे दिए गए प्रत्येक प्रकरण में प्रतिबिंब बनना दर्शाने के लिए किरण आरेख खींचे। भैया किरण आरेख खींचना है जिससे कि प्रतिबिंब बने। क्या क्या? जब बिंब किसी उत्तल लेंस के प्रकाशिकीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित है, जब बिंब किसी अवतल लेंस के सामने कहीं पर भी स्थित है, अवतल लेंस के सामने कहीं पर भी स्थित है, और जब बिंब किसी उत्तल लेंस के 2f पर स्थित है। उपरोक्त प्रकरण 1 और 2 में आवर्धन चिन्हों के मानों का उल्लेख कीजिए। तो आवर्धन चिन्ह को तो अभी हम करते हैं। सबसे पहले तो ये दोनों किरण आरेखों की बात करते हैं। तो किरण आरेख के लिए जैसा कि आपको सिखाया हुआ है, इसके लिए जब अपन बात करते हैं तो भैया 6 आइडेंटिफाइड लोकेशंस हमने मार्क किए थे और 6 के लिए हमने
करके रखा हुआ है, क्या पोजीशंस बना करके रखा है, ठीक है। वो टेबल आप कंसेप्ट वीडियोस में जाकर के देख भी सकते हैं। अभी यहां पे क्या करेंगे, तो यहां पे जरा हम कर लेते हैं कि भैया किस तरीके से बनेगी किरण आरेख, ठीक है। तो एक एक करके बनाते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं उत्तल लेंस के प्रकाशिकी केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। भाई उत्तल लेंस के प्रकाशिकीय केंद्र, उत्तल लेंस के प्रकाशिकीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, अगर जैसे यहां पर हो जाएगा मेरा, ये है हमारा 2f और यहां पर ये रही हमारी लोकेशन 2f, तो इन दोनों के बीच में, सॉरी ये रही हमारी 2f, तो इन दोनों के बीच में किस तरीके के आवर्धन बने, मतलब किस तरीके के प्रतिबिंब बनेगी। तो बहुत ही आसान होता है, मैं एक ड्रॉ भी कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। चलिए देखिए, इसके लिए क्या करना होता है, आपको सिंपली एक आपने इस तरीके से लेंस बनाई, आपने एक मुख्य अक्ष बना लिया, ये हो गई हमारी लेंस, ये होगी मुख्य अक्ष। अब करना क्या रहता है, तो आपको लिखना क्या है भाई, प्रकाशिकीय केंद्र, है ना, प्रकाशिकीय केंद्र मतलब 2f और मुख्य फोकस मतलब f, इन दोनों के बीच में। तो भैया ये यहां पे ये हो गई, ठीक। अब क्या करें, तो अब देखिए, अब आपको दो प्रकाश की किरणें यहां से गुजारनी होती है। अब दोनों प्रकाश की किरणों को किस तरीके से प्लॉट किया जाए, तो दोनों प्रकाश किरणों को प्लॉट करने का एक बढ़िया तरीका ये कि सबसे पहले आपको ये तो पता है, ठीक है, ये आपको पता है। अच्छा, अब क्या करें, तो अब आपको नेक्स्ट करना है कि यहां से लेकर के चलनी है एक और किरण, है ना, और इसको फोकस से होते हुए गुजार देनी। तो ये भैया यहां पे बन गई इमेज, ठीक है, ये बन गई अपनी इमेज। अब चूंकि बात कर रहे हैं प्रकाशिकीय केंद्र और मुख्य फोकस के लिए, तो प्रकाशिकीय केंद्र और मुख्य फोकस के लिए भी हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ये आपके पास एक सैंपल डायग्राम बन गया। सैंपल डायग्राम का मतलब क्या, दो किरणें चलती है, एक किरण चलती है क्या पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और एक चलती है ये प्रकाशिकीय केंद्र से होकर के जो गुजर जाए, ये यहां पे बन गई। अब जो इन्होंने पूछा, ये पूछा प्रकाशिकीय केंद्र की। प्रकाशिकीय केंद्र का मतलब क्या होता है भाई, तो ये हमारा जो 6th वाला पोर्शन था, 6वां वाला जो केस था, उसकी बात करें। 6th केस क्या थी, तो 6th केस के लिए एक डायग्राम बनाता हूं मैं। देखिए, एक आपको सैंपल दिखा दिया, अब हम बनाते हैं पहले का आंसर। पहले का आंसर क्या है, देखिए, हमें रखना है भाई फोकस ये रहा और यहां पे प्रकाशिकीय केंद्र ये रही, प्रकाशिकीय केंद्र ये होगी। अब क्या करेंगे भाई, तो दो किरण तो होकर के जानी है फिर से, तो एक किरण तो भाई फिक्स हो गई ना। देखिए ये दो लाइनें जो है हमारी ये फिक्स हो गई, ये हमारा पॉइंट फिक्स हो गया। तो सबसे पहले जो लाइन बनाते हैं वो वस्तु के चोटी से, मतलब इसके चोटी से इसके केंद्र पर से होते हुए लाइन गुजार दी। अच्छा, दूसरा कैसा बनाते भाई, तो दूसरा आप कहते हैं कि आपको बनाना होता है जो फोकस से होकर के जाए। तो भाई फोकस से होकर के गुजारने के लिए आप जो स्केल रखेंगे वो जानबूझ के पहले से ही थोड़ा सा पीछे रख लेंगे, क्योंकि ये ऐसा ही होके जाएगी। अब आपको क्या मिल गया, ये चली गई प्रकाश किरण ऐसी, ये ऐसी निकल गई। अब क्या होगा भाई, ये आगे की तरफ तो जुड़ने से नहीं, तो पीछे की तरफ बढ़ा है, पीछे आकर के इस पॉइंट पे कट गई, इस पॉइंट पे कट गई। इसका मतलब हो गया कि यहां पर मुझे मिल गया प्रतिबिंब। यहां पे क्या मिल जाएगा, इमेज। कब, जब व्यूअर यहां होगा तब। तो मतलब ये कैसी प्रतिबिंब बनी, तो ये एक आभासी प्रतिबिंब बन गई। ये कैसी प्रतिबिंब है, आभासी। तो क्या कह रहे, जब बिंब किसी उत्तल लेंस के प्रकाशिकी केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में स्थित है तो क्या बनता है भाई, तो यहां पे बनेगी किरण आरेख। तो हमने खींच दी, कैसी बनी, आभासी एवं सीधा, सीधा भी बनी है और आभासी भी बनी है। लोकेशन क्या होगी, तो वस्तु की तरफ, वस्तु की तरफ, वस्तु की ही तरफ इसकी लोकेशन होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जरा इसकी भी बात कर लेते हैं कि बिंब की उत्तल लेंस 2f पर स्थित है। बिंब किसी उत्तल लेंस जो वस्तु है वो 2f पर स्थित है। उपरोक्त प्रकरणों 1 और 2 में आवर्धन के चिन्हों के मान का उल्लेख कीजिए। तो भाई जो उत्तल लेंस है और अवतल लेंस है, इसमें आपको आवर्धन की बात करनी है। आवर्धन का चिन्ह कैसे लगाएंगे, है ना। तो चिन्ह के लिए क्या होता है, आवर्धन के चिन्ह के लिए मैं आपको सिखा दूं कि इस ऑप्टिकल सेंटर से, इससे जो भी लेफ्ट होता है वो ऋण, जो राइट साइड में होगा वो कैसा होगा भाई, प्लस। अब इस स्थिति में बताइए मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन आप कहेंगे हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। ये HO मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HI मतलब हाइट ऑफ इमेज, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और ये वस्तु की ऊंचाई। और हमेशा इसके लिए क्या याद करें, MIO। MIO मतलब क्या, M इक्वल्स टू I अपॉन O। I मतलब इमेज, मतलब HI अपॉन HO। अब भाई क्या होगा, ये पॉजिटिव ही आएगा,
मतलब इसमें साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी लगाएंगे दोनों पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर की तरफ सब पॉजिटिव होता है और नीचे की तरफ सब नेगेटिव होता है। तो भाई ये दोनों पॉजिटिव हो गए। अगर आप कहते हैं नहीं भैया ऐसे नहीं, मुझे तो यू वी के टर्म में दो, तो यहां से यहां तक की जो दूरी होती है वस्तु की दूरी यू और ये प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है वी। तो करके देखिए ना, लेफ्ट साइड में है तो माइनस यू अपॉन माइनस वी, तो अल्टीमेटली क्या आएगा यू अपॉन वी। मतलब एच आई अपॉन एच ओ कह लीजिए या यू अपॉन वी कह लीजिए, इस केस में हमेशा कैसा आएगा पॉजिटिव। अब एक केस दिया हुआ भैया 2f वाला, तो ये रखा है 2f पे, ये प्रतिबिंब भी बनी है 2f पे, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में देखेंगे तो ये हो गई भाई u और ये हो गया हमारा क्या v। यहां पे करके देखेंगे तो m इक्वल्स टू क्या आएगा माइनस ऑफ u, ये लेफ्ट में है ना तो माइनस ऑफ u। यहां से मैंने क्या बोला, यहां से जो लेफ्ट होगा माइनस, राइट में है वो क्या होगा प्लस ऑफ v, तो नेगेटिव माइनस u अपॉन v। अब आप कहेंगे नहीं भैया हमको तो एच आई अपन एच ओ करके दीजिए, तो ये हो गया भैया एच ओ और ये हो गई इमेज एच आई। अब एच ओ देखिए ऊपर है और एच आई नीचे, ये बोला था ना नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, तो करके देखिए ना यहां पे ऊपर पॉजिटिव मतलब एच ओ पॉजिटिव और जो एच आई आएगा वो कैसा आएगा नेगेटिव। तो m इक्वल्स टू क्या नेगेटिव ऑफ एच ओ अपॉन एच आई। तो आप जिस भी मेथड से करें साइन कन्वेंशन में बहुत सारा बदलाव नहीं आएगा, जो चल रहा वही होगा। तो मतलब मेरा पहला और थर्ड का आधा पोर्शन हमने सॉल्व कर लिया। अब करते हैं बात, जब किसी बिंब किसी अवतल लेंस के सामने कहीं पर भी स्थित, अवतल लेंस भैया ये होती है और इसके सामने कहीं पर भी स्थित हो, तो हमने कह दी इनफाइनाइट पे, हाँ कह दी इनफाइनाइट पे। तो भैया इनफाइनाइट पे है तो लाइट बीम यहां से आती है और आने के बाद क्या हो जाती है, अवतल लेंस का गुण ही ये है कि ये लाइट बीमों को क्या कर देगी फैला देगी। ये लाइट बीम आई और यहां से फैल गई, ये लाइट बीम आई और यहां से ये फैल गई। अब ये फैल गई तो क्या करें, इसको पीछे की तरफ डॉट 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 करके जोड़ा, इसको भी पीछे की तरफ डॉट 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 करके जोड़ा, तो ये दोनों हमें ऐसी प्रतीत होंगी कि फोकस से आ रही है। तो भैया ये किरण आरेख भी हो गया, ये हो गया हमारा किरण आरेख पहले का, ये हो गया हमारा किरण आरेख दूसरे का, और इसमें हमने डिस्कस कर ली क्या थर्ड वाले का आंसर, ठीक है। मतलब एक तो तीसरा भी एक इमेज है ये वाला, ये थर्ड वाले का आंसर भी हो गया। और इसके बाद फर्स्ट और सेकंड में भी मैग्निफिकेशन की बात करनी थी तो वो भी हमने कर ली, ठीक है। सेकंड में भी अगर आप मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो देखिए यहां पे u और v, m की अगर बात करते हैं u किधर था लेफ्ट में ही है और v भी किधर है यहां से लेफ्ट में ही है ना, तो कैसी आएगी पॉजिटिव ही आएगी, ठीक। चलिए तो यहां तक की बातें आपको समझ में आ चुकी हैं, आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, पूरे का आंसर इसमें गिवन है। चूंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को कर रहे हैं, मतलब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया हमने जो तैयारी करी है क्या उसी के इर्द गिर्द घूमता है सब कुछ। तो अब तक आई थिंक आपको समझ में आ चुका है कि बिल्कुल भैया जो आपने तैयारी करी है, जो हमने समझा है, उसी के इर्द गिर्द सब कुछ चल रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और आ गया हमारे पास। ये क्वेश्चन क्या कहता है भाई, तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। अच्छा क्या क्या दे दिया जरा वैल्यूज लिख लेते हैं फिर अपन बात करेंगे। भाई सबसे पहले कह रहे 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, मतलब एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन हो गया 4 सेंटीमीटर। अच्छा कोई बिंब है ना, कोई बिंब 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, मतलब फोकस दूरी आ गई हमारी 15 सेंटीमीटर। अच्छा भैया अवतल दर्पण के सामने, ठीक है ये रही अवतल दर्पण, उसके सामने रखिए 25 सेंटीमीटर पर रखिए, मतलब यू कैसी हो गई, यू हो गई हमारी 25 सेंटीमीटर। अच्छा इसमें अगर मैं बात करता हूं तो मुझे पता चलता है कि यह अवतल दर्पण है, इसका मतलब क्या होगा भाई कि जो भी चीजें होंगी सब किधर होंगी लेफ्ट में। लेफ्ट में होने का कारण क्या है, तो लेफ्ट में होने के कारण ये सब कुछ हो जाएगी कैसी नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव। भाई चिन्ह परिपाटी लगाएंगे तो दोनों नेगेटिव। अब करते हैं बात क्या कह रहा है, इस दर्पण के सामने किसी पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए ताकि उस पर बिंब का तीक्ष्ण प्रतिबिंब बने। भैया देखिए ये पूछने का एक स्टाइल है ना, क्या है भैया इनका अपना ही एक स्वैग है। भैया क्या स्वैग है इनका, ये सीधे सीधे भी पूछ सकते थे कि भैया ये बता दो कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, लेकिन वो क्या पूछा कि पर्दा कहां लगाए जहां पर तीक्ष्ण प्रतिबिंब बने। भैया अल्टीमेटली प्रतिबिंब ही बनाना है हमको, तो भाई इसमें पहला सवाल तो ये पूछ लिया गया, पहला यहां पे लिख देता हूं मैं, हमको v निकालना है। तो v के लिए क्या होता है भाई, तो दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र, दर्पण के सूत्र से। अब दर्पण के सूत्र से आपको समझ में आया होगा दर्पण का सूत्र क्या कहता है भाई, तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। तो चलिए रख दे क्या सब कुछ दिया है, हाँ तो 1/v निकालना, तो चलिए 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u, इसको इधर भेज देता हूं। अब इसमें रख लेते हैं जरा वैल्यूज, तो बताइए
1 अपॉन वी तो निकालना ही है, 1 अपॉन वी ये हो गया भाई, 1 अपॉन एफ मतलब -1/15 माइनस ऑफ 1 अपॉन यू -1/25। अब क्या हो जाएगा, तो आपको दिख रहा है ये -1/15 और ये हो गया प्लस का 1/25। अगर आप एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम दोनों को ही रख ही लेते सीधे सीधे, 15 × 25। ठीक है, जब एलसीएम में बहुत कुछ नहीं समझ में आता तो सीधे रख लीजिए, कटना ही तो जाना है। चलिए 15 से इसको विभाजित करेंगे तो 15 ही आएगा, ऊपर क्या हो जाएगा -25 और प्लस 25 से कट गया तो इधर क्या आ जाएगा प्लस का 15। ठीक है, जब इसको घटाएंगे मतलब 25 अल्टीमेटली दिख ही रहेगा, 25 में से 15 जाएगा तो -10/15 × 25। ठीक है, अब इसका काटापीटी जरूर करेंगे भाई, तो कितना हो जाएगा काटापीटी करने के बाद, तो मुझे जो दिख रहा है कि भैया अगर इसको काट देते 5 से तो ये 2 बार में कट गया, ये कट गया 3 बार में, है ना, और 2 से इसको भी काट देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1.5। अब 25 और 1.5 का कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन, तो क्या मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा 1 अपॉन वी इज इक्वल्स टू 25 का करिए, 25 25 125, तो 125 का कितना हो जाएगा 5 12 और 25 से कम 25 25 और 12, तो 25 और 12 भैया 37, 25 और 12 37, एक तो 37.5, मतलब जो हमारे पास v की वैल्यू आ गई, ये रेसिप्रोकल कर देंगे ना, नीचे आइए ना, तो v बराबर कितना हो गया 37.5 सेंटीमीटर। तो भैया पहले का आंसर हो गया कि पर्दे को कहां रखे, पर्दे को रखेंगे भाई 37.5 सेंटीमीटर पे, तो हमको तीक्ष्ण प्रतिबिंब बनेगा। अच्छा आगे करते हैं, बनने वाले प्रतिबिंब का साइज ज्ञात कीजिए। तो बनने वाले प्रतिबिंब का साइज ज्ञात करने के लिए हमको लगाना पड़ता है क्या भाई, आवर्धन। आवर्धन क्या होता है, m इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ, बराबर क्या हो जाता है भाई, तो बराबर आप लिख सकते हैं इसके क्या v अपॉन u। अब अपने पास यहां पर वैल्यूज गिवन है, ठीक है, उन वैल्यूज को रखेंगे और उससे हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो भाई कैसे रख लें, तो चलिए रख देते हैं ना, अपने पास क्या क्या गिवन है, तो अपने को एच ओ गिवन है ना, एच आई अपने को चाहिए, एच ओ अपने को गिवन है। एच ओ की वैल्यू कितनी है भाई, तो एच ओ की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। v कितना आ गया, तो v आ गया भाई हमारा 37.5 और u कितना है, तो u है हमारा 25। ठीक है, अच्छा अब क्या कर दें, तो आप अच्छा इसकी वैल्यू नेगेटिव आई थी भाई, नेगेटिव आने का मतलब क्या होगा कि सब लेफ्ट में ही बन रहा है ना, यहां पे भी दोनों की वैल्यू नेगेटिव में रख दूंगा तो वो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मुझे दिख गई कि एच आई जो मिलने वाली है वो है भाई 37.5 × 4/25। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद हमको पता चलेगा कि भाई ये किस तरीके की आवर्धित बन रही है या फिर आवर्धित नहीं बन रही। तो भाई क्या कर दें, इसको नीचे ले आके 10 कर देते हैं और 25 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। एक तो ये तरकीब हो गया, यहां से आपको कैलकुलेट होकर के एक वैल्यू आ जाएगी। दूसरा क्या तरकीब है, तो दूसरा तरकीब ये कहता है कि भाई आपको एक चीज पता चल गई कि क्या है, 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है और वस्तु कहां रखी गई है 25 सेंटीमीटर पे। फोकस दूरी कहां है 15, वस्तु 25, तो वस्तु की स्थिति क्या हो गई, तो वस्तु की स्थिति अगर अपन देखा जाए कि भैया ऐसा देखिए, ये दूसरा तरीका है जिसमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। क्या करेंगे भाई 15 सेंटीमीटर, तो ये हो गया फोकस, और ये 30 सेंटीमीटर पे क्या हो जाएगा सेंटर, और 25 में ऑब्जेक्ट रखा तो ये रखा ना, कहां पे सेंटर और फोकस के बीच में। तो प्रतिबिंब कहां बनता है भाई, सेंटर और इंफिनिटी के बीच में, और वस्तु से कैसी बनती है, बड़ी बनती है। ये हमको टेबल से याद है। तो भैया यहां पे जो नंबर आएगा वो 4 से बड़ा आएगा, मतलब ये जो भी नंबर आने वाला है, ये जो नंबर आएगा ये कैसा आएगा भाई, ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा बड़ा। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये जो प्रतिबिंब बनेगी वो कैसी बनेगी, आवर्धित। ये कैसी प्रतिबिंब बनेगी, आवर्धित, बड़ी प्रतिबिंब बनेगी। अच्छा, इस प्रकरण में प्रतिबिंब बनना दर्शाने के लिए किरण आरेख खींचिए। तो भाई इसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है उसके लिए किरण आरेख, चलिए ये तो मांग लिए तो अपन बना भी लेते हैं। चलिए एक तो भैया ये चली जाएगी, ठीक है, और जो दूसरी किरण आरेख जाएगी, है ना, जो दूसरा पॉइंट से होकर के जाएगी वो आ जाएगी ये। तो ये बन गई यहां पर हमारी आवर्धित प्रतिबिंब। चलिए चाहे तो भैया आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, है ना, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। आपको
आप ये इसको अगर हटा भी देते हैं, चलिए मैं इसको हटा ही देता हूं, है ना। जो बना हुआ डायग्राम है वो भी बिल्कुल सही डायग्राम है, ये जो बनी हुई है दोनों के बीच में रखी हुई है, देखिए आवर्धित प्रतिबिंब पीछे की तरफ बन रही है, तो ये सेम चीज हो जाएगी भाई। आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। बढ़ेंगे हम अपने आगे की तरफ और 13th में हमारे पास क्वेश्चंस जो है वो कई पोर्शंस है, मतलब ए बी सी करके कई पोर्शंस हैं, तो हम अलग अलग जरा इन सभी पोर्शंस को कवर कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले कह रहे हैं यहां पे विद्युत चुंबक क्या होता है, इसके कोई दो उपयोग लिखिए। तो विद्युत चुंबक क्या होता है भाई, तो विद्युत धारा के प्रवाह से जिस लोहे में चुंबकत्व उत्पन्न होता है उसे विद्युत चुंबक कहते हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं भाई दो उपयोग, तो एक इलेक्ट्रिक मोटर और दूसरा इलेक्ट्रिक बेल, है ना, घंटी में भी यूज करते हैं, और जो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर होता है उसमें होता है। भाई ये तो क्लियर होगा ना कि एक वायर है, उसको किसी लोहे की छड़ पे हमने लपेट दिया और इसमें से जब धारा प्रवाहित करेंगे तो ये जो लोहे की छड़ है वो काम करेगी एज अ चुंबक, तो उसी को हम क्या कहते हैं भाई, विद्युत चुंबक। ये कब तक बनी रहती है, जब तक इसमें धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाह बंद करेंगे इसका चुंबकीय गुण खत्म हो जाता है। तो चलिए ये भी क्लियर होगा भाई, आगे बढ़ते हैं। इसी का बी पार्ट क्या भाई, विद्युत चुंबक कैसे बनाया जाता है, इसे दर्शाने के लिए नामांकित चित्र बनाइए। तो भाई कैसे बनाया जाता है, तो ये रहा, इस तरीके से बनाया जाता है। इसमें क्या करेंगे, इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, तो यहां से हमने कर दिया भैया धारा प्रवाहित। अब ये विद्युत चुंबक के भांति काम करने लगेगा, क्या हो जाएगा भाई, तो यहां पे ये एज अ साउथ पोल और नॉर्थ पोल बिहेव करने लगेंगे। ये ऐसा, यहां से क्या होगी, नॉर्थ से फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी और साउथ पे आकर के सभी फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो जाएंगी। ठीक है, तो क्या होता है, तो देखिए कैसे बनाते हैं। जब किसी लोहे के छड़ के ऊपर कॉपर वायर को लपेटकर उसके दोनों सिरों पर मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई दिया जाता है, तो वह लोहा एक चुंबक की भांति काम करने लगता है, जिसे छड़ चुंबक कहा जाता है। वो बिल्कुल छड़ चुंबक के तरीके से बिहेव कर रहा है, देखिए ना, फील्ड लाइन से बिल्कुल छड़ चुंबक के जैसे दिख रही है। इस लोहे की छड़ में चुंबक का गुण तभी तक रहेगा जब तक उसके ऊपर लपेटे गए तार में इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलती रहेगी। आप यहां से सप्लाई बंद कीजिए और ये विद्युत चुंबक नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा भाई। जैसे ही सप्लाई रोक दिया जाएगा, छड़ चुंबक का चुंबकत्व गुण समाप्त हो जाएगा, मतलब ये अब एक चुंबक के तरीके से बिहेव नहीं करेगी। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट रखेंगे। बढ़ता हूं मैं अपने अगले पे, सी पोर्शन, चुंबक, विद्युत चुंबक बनाने में नर्म लोहे का कोड का क्यों प्रयोग किया जाता है। भाई विद्युत चुंबक जो बनाते हैं ना, उसमें ये जो लोहा इस्तेमाल करते हैं वो नर्म लोहे का होता है। नर्म लोहा मतलब ऐसा करेंगे टूट जाएगा। उसका मुख्य कारण यह होता है कि भाई उसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति है ना वो बहुत होती है, जिसके कारण मतलब बाह्य क्षेत्र से प्रभावित, मतलब ऐसा समझते हैं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से आसानी से चुंबकित हो जाता है। मतलब ज्यादा इस तरीके का मटेरियल होता है, ससेप्टिबिलिटी जो है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वो बहुत होती है, अधिक होती है। अधिक होने के कारण क्या होता है कि बाहर साइड से जैसे चुंबक के मतलब उस ऐसा समझिए नहीं, ये सॉफ्ट आयरन हो गई, इसके ऊपर हमने क्या किया भैया, कॉपर के वायर इस तरीके से लपेट दिए। अब कॉपर के वायर में मैंने करंट पास किया तो भैया इसको चुंबकित कराना है ना, इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होगी, प्रवृत्ति, चुंबकत्व रखने की प्रवृत्ति अगर इसकी ज्यादा होगी तो भैया आसानी से बाहर से ही इसको गेन कर लेगा। तो इसीलिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो आसानी से चुंबकित हो जाता है। अच्छा, यदि किसी विद्युत चुंबक का पदार्थ निश्चित हो तो उसके विद्युत चुंबक की प्रबलता वृद्धि करने के दो उपाय। भाई सब कुछ फिक्स हो गया तो कैसे बढ़ाएंगे, तो फेरों की संख्या बढ़ाकर एंड चुंबक एवं चुंबक की कुंडली के अपेक्षिक गति को, मतलब जो कुंडली के बीच में जो गति करा रहे थे उसको, और इसमें हम जो है फेरों की संख्या बढ़ाकर। भैया यहां तक हमारा खत्म हो जाता है हमारे 2020 के प्रथम सेट का पूरा सॉल्यूशन। आपको समझ में भी आ चुका है और सबसे मजेदार बात, आपको बड़ा ही मजा आया होगा क्योंकि आपको सारे क्वेश्चंस बने होंगे और आपको यह भी लगा होगा कि भाई अगर इस पेपर में हम अटेम्प्ट करते तो हम तो पूरे नंबर ले आते। तो भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस साल का जो पेपर आ रहा है उसमें भी हमको पूरे नंबर लेकर के आने हैं, क्योंकि आपने ये पूरी सीरीज जो देखी है इसी से रिलेटेड तो सब आ रहा है। तो अभी के लिए क्या करें भाई, तो अभी के लिए आपको करना है इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और इसको कर देना है अपने दोस्तों में शेयर, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स लेकर के आया है आपके लिए 100% फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12।
मतलब यहां पे किसी भी तरीके की आपको कुछ भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है और आपको सिस्टमैटिक ऑर्डर में पूरे अरेंज्ड फॉर्मेट में सारे ही सब्जेक्ट के सभी वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे हम अपने अगले सेशन में अगले पेपर के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।